अगर हम वर्तमान के 100 रुपए को 1950 के रुपए से कंपेयर करें तो ये लगभग 1 रुपए के बराबर होगा, 1.5 रुपए के बराबर होगा। और यदि ऐसा उसको उल्टा कर लो कि यदि हम 1950 में यदि 100 रुपए को रख देते और अभी तक रखे आते तो इसको यदि हम उस समय के रुपए से कंपेयर करते तो उसकी लगभग 1 रुपए के बराबर कीमत होती। तो ये पूरा सिस्टम क्यों हो रहा है? ये हो रहा है इन्फ्लेशन, जिसे हम कहते हैं महंगाई। तो ये इन्फ्लेशन कैसे काम करता है और इन्फ्लेशन की वजह से किस प्रकार से दिन बाय दिन हमारे रुपए की जो वैल्यू है कम होती जाती है, या फिर यूं कहें कि जो वस्तुएं, जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं, उनकी महंगाई, उनकी जो वैल्यू है वो बढ़ती जाती है। तो ये काम कैसे करती है इन्फ्लेशन, और इन्फ्लेशन के पीछे क्या कारण होते हैं? क्या हम इन्फ्लेशन को कम कर सकते हैं या फिर इन्फ्लेशन को रोक सकते हैं? और यदि हमने ऐसा किया तो क्या वो हमारे लिए अच्छा होगा या नुकसानदायक होगा? ये भी चर्चा करेंगे कि इन्फ्लेशन के पीछे क्या कारण होते हैं और क्या इन्फ्लेशन को जीरो कर सकते हैं या फिर हम इन्फ्लेशन को कम कर सकते हैं। मतलब कि यदि आज हमारे पास जो चीज 100 रुपए की आ रही है कोई भी गुड्स, तो क्या हम अगले साल उसको 90 रुपए में 80 रुपए में खरीद सकते हैं या उसको कम भी कर सकते हैं? तो कैसे करेंगे, पूरा सिस्टम काम कैसे करता है और इन्फ्लेशन के पीछे क्या होता है पीछे कारण? और क्या हमारे मन में ये सवाल आता है कि इन्फ्लेशन को क्या गवर्नमेंट मतलब बढ़ रही है, क्या कोई सरकार बढ़ा रही है, या फिर कौन से लोग हैं जो इस जो वस्तुएं, गुड्स एंड सर्विसेज है उनकी कीमत को बढ़ा रहे हैं? तो ये एक कई इसके पीछे कारण होते हैं। उन कारणों को देखेंगे, हमारे मन में जो भी डाउट रहता है वो सारे क्लियर होंगे कि महंगाई आखिर कैसे बढ़ती है। ठीक है, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का रोल रहता है, लेकिन उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, वो भी हम समझेंगे। और सबसे जो पहला प्रमुख कारण है कि महंगाई क्यों बढ़ती है, इन्फ्लेशन क्यों बढ़ता है, इसमें सबसे प्रमुख कारण है जो इकोनॉमी की भाषा में हम लोग पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। मतलब कि डिमांड, जैसा कि सबसे पता चल रहा है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन मतलब कि यदि किसी वस्तुओं में, मतलब लोगों के बीच में जब वस्तुएं, गुड्स एंड सर्विसेज के प्रति डिमांड बढ़ जाए, मतलब कि उनमें उस वस्तुओं खरीदने की जो डिमांड बढ़ जाए तो क्या होगा, उस गुड्स एंड सर्विसेज क्या होगी, कीमत बढ़ जाएगी, उनकी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो ये भी इन्फ्लेशन का एक कारण है। क्यों? जब लोगों के पास पैसा आएगा, मान लो मार्केट में पैसा आया तो लोग खर्च करेंगे, और जब खर्च करेंगे तो अपने आप गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, उसकी कीमत बढ़ जाएगी। तो क्या होगा, इन्फ्लेशन होगा। लेकिन इससे होगा क्या, इससे महंगाई बढ़ेगी, इससे तो इकोनॉमिक में भी एक बूम आएगा, मतलब इकोनॉमिक जो ग्रोथ होगी वो भी अच्छी होगी, मतलब और जो प्रोडक्टिविटी है जो बिजनेस में और बढ़ेगी, और जो साथ में लोगों को जो एम्प्लॉयमेंट है वो भी मिलेगा, मतलब जो बेरोजगारी है वो भी कम होगी, और साथ में देश की इकोनॉमिक ग्रोथ, जीडीपी वो भी बढ़ेगी। अब आप बोलोगे अरे यार महंगाई बढ़ रही है, आप बोल रहे हो देश में, भाई महंगाई एक लिमिट की बात कर रहे हैं हम लोग। ऐसा नहीं कर रहे महंगाई आज 100 रुपए की चीज है तो पता चला 500 की मिल रही है, 1000 की मिल रही है, 1 लाख की मिल रही है, उसकी बात नहीं, वो तो अलग ही बात है। इन्फ्लेशन जो है हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो उसकी बात कर रहे हैं। यदि इन्फ्लेशन रहता है, इससे हमें क्या पता चलता है कि इन्फ्लेशन यदि बढ़ रहा है देश में, मान लो एक लिमिट में, तो वो हमारे देश के लिए भी अच्छा होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए भी अच्छा होता है। ठीक है, ये तो पहला कारण हो गया डिमांड पुल इन्फ्लेशन का। दूसरा जो कारण होता है वो होता है कि कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन या कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन मतलब कि भाई आप कोई चीज बना रहे हो, उसकी जो लागत है, जो रॉ मटेरियल है वो भी महंगा हो जाए, तो जब महंगा होगा तो क्या होगा, वो अपने आप गुड्स एंड सर्विसेज की महंगाई बढ़ जाएगी, उनकी कीमत बढ़ जाएगी। तो इससे क्या होगा, इससे भी इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो ये क्या, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होगा। तीसरा जो कारण है वो सैलरी के कारण, मतलब कि वेज पुश इन्फ्लेशन, मतलब कि भाई जो लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं फैक्ट्री में, कंपनी में, सरकार के जो एम्प्लॉय है वो यदि जो काम कर रहे हैं वो उनकी सैलरी बढ़े, मतलब कि वो सैलरी की मांग करें। यदि सैलरी बढ़ेगी तो कंपनी का अगर प्रॉफिट में रहने के लिए वस्तुओं की कीमत बढ़ा देगी, गुड्स एंड सर्विसेज की कीमत बढ़ा देगी, तो उससे क्या होगा, अपने आप इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। मतलब क्या हो रहा है कि यदि आपकी सैलरी बढ़ रही है तो मार्केट में भी आप देखते हो ना कि अरे यार सैलरी तो बढ़ गई, लेकिन हुआ क्या, वस्तुएं भी उतनी महंगी आ रही है। तो क्यों, वो होगा कि जब सैलरी बढ़ेगी तो जो कंपनी है प्रॉफिट में रहने के लिए क्या करेगी, अपने आप जो वस्तुएं जो बना रही है उसकी महंगाई बढ़ा देगी, उसकी कीमत बढ़ा देगी। तो उससे होगा क्या, अपने आप इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। तो ये भी एक पीछे कारण होता है। क्योंकि क्या होता है कि जब यदि मान लो देश में इन्फ्लेशन हो रहा है तो जो जॉब है उनकी वो भी जॉब भी बढ़ रही है, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट है वो भी कम हो रहा है, मतलब बेरोजगारी कम हो रही है। ठीक है, तो अब क्या होगा कि जो जहाँ पे वर्कर्स हैं, जहाँ पे काम कर रहे हैं किसी कंपनी फैक्ट्री में, तो उसके लिए क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट को ढूंढना, जो रोजगार है उसको, मतलब और जो उनको अपने वर्कर को रिप्लेस करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत कम है। तो ऐसे में क्या होगा, उनको जो कर रहे हैं, जो उसके यहाँ काम कर रहे हैं, उसकी सैलरी उसको बढ़ानी पड़ेगी, तो अपने आप ही उसको कीमत बढ़ानी पड़ेगी अपनी वस्तुओं की, ताकि प्रॉफिट में रहे। तो ये भी तीसरा कारण होता है। ठीक है, वेज पुश इन्फ्लेशन का। ये 3 कारण पढ़े हमने इन्फ्लेशन की किन वजहों से बढ़ रहा है, ये भी इन्फ्लेशन एक 3 इसके कारण पढ़ लिए। ठीक है,
तो जो चौथा होता है वो होता है कि यदि हमारे जो रुपए है, रुपए की जो वैल्यू है, करेंसी डिप्रिसिएशन हो जाए। मतलब क्या होगा? करेंसी डिप्रिसिएशन, मतलब कि इससे क्या होगा? हमारी करेंसी की वैल्यू कम होने लगे, डिवैल्यू हो जाए। क्यों? होगा क्यों? यदि या तो डॉलर की कीमत बढ़ जाए, मतलब डॉलर की जो वैल्यू है वो हो जाए, मतलब एक्सचेंज रेट बढ़ जाए, तो उससे होगा क्या? हमारा जो रुपए है वो कमजोर हो जाएगा, उसकी डिवैल्यू हो जाएगा। या फिर हमारे देश में जो सरकार है ज्यादा नोट छप जाए, आरबीआई ज्यादा नोट छाप दे, तो नोट छपने के कारण भी ये हमारे रुपए की वैल्यू है वो भी कम हो सकती है। तो ये होगा क्या? करेंसी डिप्रिसिएशन होगा। ठीक है, तो इससे होगा क्या कि भाई हमारा जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ेगा। क्यों? जब हमारे रुपए की वैल्यू कम होगी तो होगा क्या? हम जो बाहर से चीजें एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मान लो ऑयल एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो हमें ज्यादा पैसा चुकाना पड़ेगा। जब ज्यादा पैसा चुकाना पड़ेगा तो अपने आप हमारे यहाँ जो गुड्स एंड सर्विसेज जो बन रही हैं उन पे भी अब ट्रांसपोर्ट पे खर्चा चल रहा है, तो अपने आप ही उनकी कीमत बढ़ जाएगी। तो ये भी एक इन्फ्लेशन का कारण होता है यदि हमारे रुपए की वैल्यू कम होती जाती है। ठीक है, तो ये हमारा इन्फ्लेशन है। लेकिन इसके पीछे क्या होता है? जो हाइपर इन्फ्लेशन होता है, इसी में एक होता है हाइपर इन्फ्लेशन, मतलब बहुत लिमिट से ज्यादा इन्फ्लेशन बढ़ जाए, वो भी इसी कारण होता है। यदि आपने ज्यादा नोट छाप दिए और लिमिट से बाहर बहुत ही ज्यादा नोट छाप रही है गवर्नमेंट, लेकिन उसके मुकाबले गुड्स एंड सर्विसेज का जो प्रोडक्शन है, उत्पादन है, वो नहीं कर रही है, तो होगा क्या? अपने आप ही इन्फ्लेशन बढ़ेगा। वो क्या होगा उसको समझते हैं, हाइपर इन्फ्लेशन बोलते हैं इसको। हाइपर इन्फ्लेशन में क्या होता है कि पता चल रहा है कि अभी जो ब्रेड 20 रुपए का आ रहा है, वो पता चल रहा है, आप लोग कल उठे सुबह पता चल रहा है कि 1000 रुपए का आने लगा, 2000 रुपए का आ रहा है, 3000 रुपए का आ रहा है, 10,000 रुपए का आ रहा है। छोटा सा ब्रेड जिसकी कीमत 10 रुपए थी वो 10,000 रुपए का आ रहा है। तो ये होता है हाइपर इन्फ्लेशन, बहुत ही खतरनाक होता है देश की इकोनॉमी के लिए। ठीक है, और इसमें सरकार को बहुत ही, जो कि हमारे पास कई एग्जाम्पल है, यदि हम इतिहास में देखें तो एक जिम्बाब्वे कंट्री है, उसके पास देखो चाहे भी करंट वेनेजुएला था, और वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे भी कई कंट्री ऐसी थी जहां पे हाइपर इन्फ्लेशन था। मतलब सरकार ने किया क्या कि नोट छाप के दे दिए। समझ रहे हो ना? आप भी सोचते हो ना, अरे यार सरकार क्यों क्या काम करवा रही है, या फिर हमें क्या काम करना पड़ रहा है? कुछ भी नहीं, हमारी सरकार एक काम करे, नोट तो छापती है और उस नोट को हमें गवर्नमेंट बहुत सारा प्रिंट करके बहुत सारा दे दे। क्या दिक्कत है यार? दे दो, सबके पास पैसा बांट दो और हमारी मतलब वो काम नहीं करना पड़ेगा, महंगाई अपने आप मतलब वो होगा। हम जो कोई भी कुछ खरीदना है तो खरीद सकते हैं। वैसे होगा क्या? हम लोगों ने सबको नोट छाप दिए, भर भर के पूरा लो ले जाओ भाई। तो अब क्या होगा? सब में डिमांड बढ़ जाएगी, भाई हम भी खरीदेंगे, चलो सब खरीदने जाएंगे। लेकिन मार्केट में जो चीज बन रही है वो तो कम है, क्योंकि वो तो प्रोडक्शन कम है ना। क्योंकि अब जो लोग जिनके पैसा मिल गया है वो तो नहीं आ रहा काम करने के लिए, जब काम करने के लिए नहीं आ रहेंगे, कुछ नहीं हो रहा, मार्केट ठप पड़ा है, तो उस रुपये को क्या चाटोगे? मतलब जो नोट है उसकी क्या वैल्यू? उस नोट की वैल्यू रहती है अपने यहाँ क्या हम लोग उत्पादन कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज का, उसके बदले में खरीदने के लिए, एक्सचेंज करने के लिए है। यदि हमने उन्हीं को छाप के दे दिया नोट को, हमने प्रोडक्शन नहीं बनाया, मान लो पता चल रहा हमने नमकीन नहीं बनाया, बिस्किट नहीं बनाया, किसान है वो भी उत्पादन नहीं कर रहे हैं खेती, तो ये होगा क्या? हमारे पास लिमिटेड रिसोर्स हो जाएंगे इनके खाने पीने चीजों के, और कोई भी चीज हो, तो अब हमारे पास क्या होगा? ज्यादा नोट हो गया, बहुत सारा नोट हो गया, सब लोग खरीदने जा रहे हैं हर चीज को। पता चल रहा है कि अभी जो BMW है खरीदने जा रहे हैं, तो कुछ ही लोग खरीद देते। अब हर आदमी के पास ना पैसा है कि हर आदमी BMW खरीद सकता है, लेकिन कंपनी उतना प्रोडक्शन नहीं कर पाएगी सबके लिए, तो क्या करेगा? आज जो 1 करोड़ की आ रही है, 2 करोड़ की आ रही है, वो 50 करोड़ की कर देगा, 100 करोड़ की कर देगा, या 1000 करोड़ की कर देगा। जो आज मोटरसाइकिल 1 लाख रुपए की आ रही है, जो कुछ लोग नहीं खरीद पा रहे थे और जो खरीद पा रहे थे, अब हर कोई खरीद पा रहा है, हर कोई ले रहा है, तो होगा क्या भाई? जो मोटरसाइकिल 50,000 की थी वो 10 लाख की आएगी, क्योंकि अब उसका प्रोडक्शन तो ठप हो गया ना, कम हो गया ना, क्योंकि हर के पास पैसा है तो डिमांड बढ़ गई। तो ये भी बहुत मुश्किल होता है, बहुत खतरनाक होता है हाइपर इन्फ्लेशन, ये देश के नुकसान होता है। अब यहाँ पे बात ये होती है कि भाई चलो ठीक है, इन्फ्लेशन हमने सोचा कि हमारे देश के कंट्री के लिए ठीक है, कुछ यदि हद तक लिमिट है, तो वो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए और हमारे एम्प्लॉयमेंट के लिए होता है। यदि इकोनॉमी बढ़ती है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, तो उससे क्या होगा? हमारे कुल मिला के हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ती है, मतलब इन्फ्लेशन कुछ हद तक होना चाहिए, सही बात होना चाहिए। लेकिन हाइपर इन्फ्लेशन नुकसान पहुंचाता है। लेकिन यदि मान लो कि भाई हमने इन्फ्लेशन 0% कर दिया, आप सोचते हो कि यार एक काम करो, आज जो चीज 5 रुपए की मिल रही है 10 साल बाद ही 5 रुपए की मिले, तो हम ऐसा करते हैं कि भाई इन्फ्लेशन मतलब 0% कर देते हैं। तो अब होगा क्या? आप सोच रहे हो चलो 0% हमने कर दिया, इन्फ्लेशन 0% कर दिया, ठीक है। मान लो आप जो चीज खरीद रहे हो अभी 5 रुपए में, वही 10 साल बाद ही 5 रुपए में खरीदनी है, तो आप क्या सोचोगे? अरे यार क्या दिक्कत है भाई, 5 रुपए में आ रही है, हम 10 साल बाद खरीदेंगे। अब ऐसा होगा क्या कि जो आपके लिए चीज इंपॉर्टेंट भी थी, लेकिन यार चलो ठीक है, वो तो यार बढ़ना तो वैसे ही नहीं है, और उसकी कीमत जो है और कम होती जा रही है वस्तु की, तो हम एक काम करते बाद में खरीद लेंगे इसको 5 साल बाद। तो आप जो मार्केट में पैसा नहीं आएगा, मतलब लोग क्या करेंगे? खर्च कम कर देंगे। तो होगा क्या? जो कंपनी है वो प्रोडक्शन कम कर देगी। जब प्रोडक्शन कम कर देंगी तो अपने आप जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो भी कम होती जाएगी, और जो क्या होगा? अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा,
जाएगा, मतलब जो बेरोजगारी है वो भी बढ़ जाएगी, क्योंकि आपने क्या किया, इन्फ्लेशन जीरो रेट कर दी। क्योंकि आज 10 रुपए का मिल रहा है, वही 10 रुपए का मिल रहा है, आपके मन में ख्याल जरूर आ रहा होगा, कह रहे यार पा लीजिए, तो पहले 5 रुपए पहले भी आता था, आज ही 5 रुपए का आ रहा है। तो भाई समझो 5 रुपए कीमत उसकी भली है, लेकिन उसकी क्वांटिटी कम हो गई है। जो पहले बड़ा आता था वो कम आ रहा है, तो उसको इस तरीके से देख सकते हैं कि इन्फ्लेशन बढ़ा है, मतलब महंगाई बढ़ी है। ऐसा नहीं है कि जो उतने का पैकेट आता था उतनी क्वांटिटी में, उतने ग्राम का आज भी वही आ रहा, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो अब हम एक और होता है, हमने ये जाना है कि हो ठीक है कि इन्फ्लेशन जो होता है, यदि इन्फ्लेशन ज्यादा है तो आपका जो मतलब जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो कम होगा। इसी प्रकार से जो है ना, इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट में एक बड़ा ही संबंध, गहरा संबंध होता है। इसको हम समझते हैं फिलिप कर्व से। फिलिप कर्व में क्या बताता है कि यदि इन्फ्लेशन ज्यादा है तो जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो कम होगा, मतलब कि जो बेरोजगार है वो कम होगा, बेरोजगारी, और रोजगार ज्यादा होगा। लेकिन यदि इन्फ्लेशन रेट कम है तो आपका जो बेरोजगारी है वो ज्यादा होगी, मतलब कि अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगा। लेकिन ये वक्त जो है, ये फिलिप कर्व है, ये आपका इस जो हाइपर इन्फ्लेशन होता है उसमें काम नहीं आता, क्योंकि हाइपर इन्फ्लेशन में एक लिमिट से ज्यादा जो महंगाई है वो बढ़ जाती है, बहुत ऊपर, बहुत कई परसेंट की रफ्तार से महंगाई बढ़ती है, तो उसमें ये काम नहीं करता। बाकी इसमें अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन में ये बड़ा संबंध बताता है। हमने तो ये जान लिया कि भाई इन्फ्लेशन जो है होना चाहिए, इन्फ्लेशन मतलब होता है, और हम इसको कम नहीं कर सकते, क्योंकि हम इसको कम करने की कोशिश करेंगे भी तो हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो भी कम होगी। तो मतलब हमने समझा है कि इन्फ्लेशन जो है हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए सही होता है। तो लेकिन ये इन्फ्लेशन कितना होना चाहिए, मतलब जो महंगाई है वो कितनी होनी चाहिए, इसकी क्या परसेंट होनी चाहिए। तो इन्फ्लेशन जो है, जो हमारी आरबीआई है, जो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी है, गवर्नमेंट के द्वारा जो तय किया गया है मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति में, कि भाई हमारा इन्फ्लेशन है जो 4% होना चाहिए, ±2 में, मतलब कि 2% से लेकर 6% के बीच में होना चाहिए, जो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कहती है। तो अब ये क्या है, ये भी तो इन्फ्लेशन ही है ना, मतलब इतना तो नॉर्मल है, मतलब होना चाहिए इतना। यदि कोई 100 रुपए की चीज आज इस साल मिल रही है और अगले साल यदि 104 रुपए की मिलती है तो ये नॉर्मली इन्फ्लेशन माना जाएगा, और 6% तक भी जा सकता है। लेकिन यदि इससे ज्यादा जाता है तो हम उसको बोलते हैं कि यार इन्फ्लेशन हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है, कि आज पता चल रहा 100 की चीज है और 150 रुपए की आ रही है, तो वो महंगाई होती है। तो ये मतलब होना चाहिए। लेकिन अब इन्फ्लेशन को कंट्रोल भी कौन कर सकता है, मतलब इन्फ्लेशन कौन कंट्रोल करेगा, तो गवर्नमेंट उसको कंट्रोल कर सकती है, जो आरबीआई है। अब चूंकि आरबीआई गवर्नमेंट की बॉडी है तो आरबीआई भी कंट्रोल करती है। कैसे करती है कि यदि मान लो देश में ज्यादा महंगाई बढ़ रही है तो जो आरबीआई है वो रेपो रेट को क्या कर देगी, बढ़ा देगी, मतलब रेपो रेट बढ़ाएगी। अब रेपो रेट क्या होता है, रेपो रेट को, जैसे रेपो रेट हो गया, रिवर्स रेपो रेट हो गया, बैंक रेट, इंटरेस्ट रेट, ये क्या होता है, जिस आधार पे मतलब जो आरबीआई है बैंकों को लोन दे रही है रेपो रेट पे, यदि वो बढ़ा देगी तो क्या होगा, जो बैंक है उनको लोन बढ़ाना पड़ेगा, मतलब जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ानी पड़ेगी, तो आदमी लोन लेना कम कर देंगे, मतलब मार्केट में मनी सप्लाई कम होगी, और मनी सप्लाई कम होगी तो लोगों की डिमांड कम होगी, डिमांड कम होगी तो अपने आप ही जो वस्तुओं की कीमत है, गुड्स एंड सर्विसेज की, वो भी कम हो जाएगी, मतलब महंगाई कम हो जाएगी। तो इस तरीके से जो आरबीआई है वो रेपो रेट के जरिए, रिवर्स रेपो रेट के जरिए, और इसके अलावा जो बैंक रेट है उसको एसएलआर, सीआरआर ये बढ़ा के भी जो महंगाई है इसको मतलब कंट्रोल, कम बढ़ा के इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकती है। गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट टैक्स बढ़ा के, घटा के, नोट छाप के या कम छाप के उसको भी इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकती है, ज्यादा खर्च करके या कम खर्च करके। आपने सुना होगा कि सरकार का जो बजट है, सरकार कितना कहां पे खर्च कर रही है, सरकार की जो भी फिजिकल पॉलिसी होती है, राजकोषीय नीति होती है, सरकार कहां पे कितना खर्च कर रही है, यदि वो एक्सपेंड ज्यादा कर दे या फिर कम कर दे तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। से भी सरकार जो इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकती है, महंगाई को कंट्रोल कर सकती है, ठीक है। या फिर जैसे कि अब हमने तो ये तो जान लिया, ठीक है, ये तो हमने इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकती है, तो इन्फ्लेशन गवर्नमेंट हो गया, आरबीआई करती है, ठीक है। लेकिन तभी करती है कि भाई जब एक लिमिट से बढ़ जाए तो, ठीक है, यदि कम होने लगे इन्फ्लेशन तो क्या करें, उसको भी बढ़ाना जरूरी है, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ कम हो जाएगी, तो इसलिए जरूरी है। तो ये तो हमें नॉर्मल देखा है कि यदि इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए तो आपकी इन्फ्लेशन जो है थोड़ा बहुत मतलब होनी चाहिए, जितना परसेंट में, लिमिटेड में, जितना आरबीआई ने बताया है। यदि इन्फ्लेशन कम होता है तो आपका जो है इकोनॉमिक ग्रोथ कम होगी, तो ये तो नॉर्मल है। लेकिन क्या होता है कभी कभी कि आपकी जो इन्फ्लेशन है, मतलब की जो महंगाई है वो तो बढ़ रही है, मतलब आपका जो महंगाई है वो तो बढ़ रही है, लेकिन क्या होता है कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो कम हो जाती है। इकोनॉमिक ग्रोथ कम होती जाती है तो इसे बोलते हैं स्टैग्फ्लेशन, मतलब महंगाई बढ़ रही है और महंगाई बढ़ने पर क्या होना चाहिए कि आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ है वही बढ़नी चाहिए, लेकिन क्या हो रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ कम हो रही है और महंगाई बढ़ रही है। ऐसा तभी होता है कि जब आपकी जो वैल्यू है वो भी, रुपए की वैल्यू वो भी कम होने लगे, मतलब आपकी जो कॉस्ट है वो बढ़ने लगी, मतलब कि लोगों जो
गुड्स एंड सर्विसेज की कीमत बढ़ाने के लिए जो रॉ मटेरियल है वो महंगा हो जाए, पेट्रोल महंगा हो जाए, वो तभी होगा जब आपकी वैल्यू जो रुपए की कम होने लगे। तो उसमें भी यदि कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन जो है यहाँ पे काम करता है। यदि आपका इन्फ्लेशन जो है ज्यादा हो रहा है और अपनी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो कम हो रही है, तो उसके पीछे काम करता है कॉस्ट वाला, कि आपकी कॉस्ट जो ज्यादा बढ़ रही है, तो ये स्टैग्फ्लेशन होता है। तो हमने ये तो जान लिया कि भाई इन्फ्लेशन होना चाहिए और किस तरीके से काम करता है इन्फ्लेशन। लेकिन यदि इन्फ्लेशन कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसा कि अभी देखा हमने कि इन्फ्लेशन ज्यादा होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा होगी, लेकिन स्टैग इन्फ्लेशन हमने देखा क्या कि इन्फ्लेशन तो बढ़ रहा है लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं बढ़ रहा है। तो ये एक अलग चीज होती है। इसी प्रकार से एक होता है कि जब आपका जो इन्फ्लेशन है वो कम होने लगे, मतलब महंगाई कम होने लगे, तो क्या होना चाहिए कि हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो भी कम होनी चाहिए। लेकिन क्या हो रहा है, इन्फ्लेशन कम हो रहा है लेकिन आपका जो ग्रोथ है इकोनॉमिक वो बढ़ रही है। भाई ऐसा कैसे बढ़ सकती है? यदि आपका इन्फ्लेशन कम हो रहा है, महंगाई कम हो रही है, तो क्या होगा, आपकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो भी कम होनी चाहिए, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं होगा, प्रोडक्शन भी कम होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, उल्टा होता है कि जब इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ती है और इन्फ्लेशन कम होता है, तो उसके पीछे कारण दिया जाता है वो है जब कुछ परिस्थितियों में जब आपकी जो प्रोडक्टिविटी प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हाई हो जाए, मतलब कंपनियां इतना ज्यादा प्रोडक्शन कर दे कि इन्फ्लेशन कम होने लगे, लेकिन चूंकि प्रोडक्शन इतना ज्यादा हो गया है जिसकी वजह से आपका जो ग्रोथ रेट है वो बढ़ने लगती है। जैसा कि आपने देखा है कई बार अमेरिका में ऐसा हुआ था कि जब वो तभी हुआ था कि जब एक नई क्रांति होती है और नई मशीनों का उपयोग किया जाता है, तो उसमें प्रोडक्शन हाई हो गया, प्रोडक्शन बढ़ गया, लेकिन क्या होगा, ग्रोथ रेट बढ़ गई बहुत ज्यादा, क्योंकि प्रोडक्शन बहुत बढ़ी है। लेकिन क्या होगा, जब मनी सब जो प्रोडक्शन की जो गुड्स एंड सर्विसेज है उनकी सप्लाई ज्यादा हो जाती है या फिर उनका जो महंगा, तो उससे क्या होगा, महंगाई कम हो जाएगी। लेकिन क्या होगा, लेकिन आपकी जो ग्रोथ है वो बढ़ेगी, क्योंकि आपने प्रोडक्शन बहुत कर दिया, तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो ये भी काम होता है इन्फ्लेशन में, यदि कम हो जाए और आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ जाए तो ये भी होता है। अब हमने ये देखा है, चलो इन्फ्लेशन जरूरी है हमारे देश में, मतलब किसी भी देश में इन्फ्लेशन होता है तो हमारी जो देश की इकोनॉमी है वो भी बढ़ती है, तो ये तो एक सत्य है, होना चाहिए, ठीक है। लेकिन कुछ भी कहो, इन्फ्लेशन आम लोगों के लिए कहीं ना कहीं नुकसान तो होता ही है। क्यों? उनको लगता है कि भाई इकोनॉमी के लिए बड़ी अच्छी है, यदि इन्फ्लेशन बढ़ेगा आपकी देश की इकोनॉमी बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगी। लेकिन यदि इन्फ्लेशन बढ़ता है, चाहे वो लिमिट में भी बढ़े, फिर भी लोगों को फर्क पड़ता है, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, ज्यादातर जो आम लोग होते हैं वो रुपये क्या कर लेंगे, सेव करते हैं, सैलरी मिलेगी, बचेंगे ना, तो कहीं पे इन्वेस्ट करेंगे, उसको सेव कर लेंगे, तो क्या हुआ, दिन बाय दिन उसकी रुपए की वैल्यू कम होती जाती है। रुपए कम होगी तो उनके लिए तो एक प्रकार से नुकसान ही है। इसलिए समझदार व्यक्ति होते हैं, बड़े आदमी होते हैं, जो अमीर आदमी होते हैं, वो करते क्या है, रुपए की उनको जो भी बिजनेस में कमा रहे हैं उनको प्रॉफिट वो उनको इन्वेस्ट करते जाते हैं, चाहे वो सोने चांदी में हो, चाहे म्यूचुअल फंड में हो, या फिर प्रॉपर्टी में हो, मतलब स्टॉक मार्केट हो, कहीं भी वो प्रॉपर्टी में, ठीक है, वो इन्वेस्ट करते हैं उनको, रियल एस्टेट में, कहीं भी, क्योंकि उनको पता है कि रुपए की वैल्यू कम होगी, घर पे रखेंगे उनकी वैल्यू कम होगी। यदि हम इसको बाहर यदि डालते हैं, यदि हम उस पर 5% 10% कितना भी रिटर्न मिल रहा है तो उससे तो अच्छा है, क्योंकि इतनी तो हमारी देश की जो इन्फ्लेशन है वही बढ़ जानी है। यदि आज आप 100 रुपए रख लो, इन्फ्लेशन 6% कम होता है तो आपकी रुपए की वैल्यू 6% कम हो जाएगी। लेकिन यदि आप उस 1100 रुपए को यदि कहीं पे डालते हो ब्याज पे या कहीं पे इन्वेस्ट करते हो, यदि आपको उस पर 10% भी आपको रिटर्न मिल रहा है, मतलब आप 100 से 110 रुपए बन रहे हैं और महंगाई यदि अगले साल 6% बढ़ती है तो आपकी कम से कम 4 रुपए प्रॉफिट में रहोगे। तो ये भी इसलिए आम आदमी, कई लोग ऐसा करते हैं और करना भी चाहिए। इसलिए सरकार या फिर जो बैंक है वो प्रमोट करती है कि आप इन्वेस्ट जो पैसा ज्यादा से ज्यादा बैंक में भी नुकसान होता है। ऐसे आप सेविंग अकाउंट में पैसा रख लेते हैं तो भी आपको कुछ ज्यादा बढ़ नहीं रहा है, आपका हाँ सेम रहता है उतना पैसा। लेकिन यदि आपने म्यूचुअल फंड में डाल दिया, सोने चांदी में डाल दिया, या शेयर मार्केट में लगा दिया, कहीं भी आपने ज्यादा रियल एस्टेट में लगा दिया, तो आपका पैसा उसमें इन्वेस्ट जो होता है वो बढ़ता है, कहीं ना कहीं आपको रिटर्न मिलता है। इंटरेस्ट पे डाल दिया तो उसमें आपको पैसा मिलेगा, मतलब आपका रिटर्न बढ़ेगा, और वो भी सही होता है क्योंकि इन्फ्लेशन रेट आपकी वैल्यू को कम कर देती है। तो हमने ये इस वीडियो में ये जाना है कि इन्फ्लेशन कैसे काम करता है, उसके पीछे क्या कारण होते हैं, इन्फ्लेशन कितना होना चाहिए, यदि हम इसको 0% कर दें, इसको कम कर दें तो उसके पीछे क्या नुकसान हो सकते हैं, और इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट में क्या रिलेशन होता है, कैसे उसको भी हमने समझा है, और इन्फ्लेशन के पीछे क्या कारण होते हैं, कैसे इन्फ्लेशन बढ़ता है, हमने उसको भी समझा है। आई होप आप लोग इन्फ्लेशन को अच्छे तरीके से समझो कि भाई इन्फ्लेशन के पीछे क्या कारण काम करते हैं और हम इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल भी कर सकते हैं, और उसके यदि ज़्यादा बढ़ जाए तो कंट्रोल करने के क्या उपाय हैं, या फिर हमें कितनी लिमिट तक इन्फ्लेशन को रखना चाहिए और कितनी हद तक इन्फ्लेशन जो है हमारे लिए सही रहता है और किस हद तक नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये हमने पूरा इस तरीके जाना है इन्फ्लेशन को, और इन्फ्लेशन क्या होता है, वस्तुओं की कीमत बढ़ जाती है तो इसको आमतौर पर महंगाई बोलते हैं। तो ये इन्फ्लेशन होता है। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक से दोस्तों जरूर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें। ऐसे ही हमारे एजुकेशनल वीडियो आप तक आते रहेंगे, आप तक पहुंचते रहेंगे, जो आपके लिए
एजुकेशनल होंगे, कुछ इंफॉर्मेटिव होंगे, आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेंगे समझने में जो भी टॉपिक होते हैं, चाहे करंट को किसी भी हो। तो यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें दोस्तों, और हम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। और तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।